नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी से। दोस्तों आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 41 और इससे पहले दोस्तों हिंदी से जो है 40 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का और साथ ही साथ आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? ऑप्शन देखिए, रीतिबद्ध काव्यधारा, रीतिमुक्त काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा या फिर आश्रयवादी काव्यधारा। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। मैंने आपको बता रखा था दोस्तों, भूषण जो है ये रीतिकाल के कवि दोस्तों माने जाते हैं। तो ये किस काव्यधारा के कवि हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रीतिबद्ध काव्यधारा। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रीतिकालीन साहित्य को दोस्तों प्रवृत्ति के आधार पर 3 भागों या वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसमें आपका पहला रीतिबद्ध काव्यधारा, दूसरा रीति सिद्ध काव्यधारा और तीसरा आपका रीति मुक्त काव्यधारा। ठीक है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन कौन थे। ठीक है, और आपका रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन थे और रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कौन थे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। भूषण के अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, रीतिबद्ध काव्यधारा में आपके भूषण आते हैं और कौन कौन से आते हैं। भूषण हो गया, कवि देव हो गए, ठीक है, और साथ ही साथ आपके यहाँ पर नोट करेंगे मतीराम। ठीक है, मतीराम भी आपके किस में आते हैं, रीतिबद्ध में आते हैं मतीराम। मतीराम के साथ साथ केशवदास, ठीक है, केशवदास भी आपके किस में आते हैं, ये भी रीतिबद्ध काव्यधारा से दोस्तों आते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर याद रखेंगे आपका पद्माकर। ठीक है, पद्माकर के साथ साथ याद रखेंगे दोस्तों पद्माकर और कौन, श्रीपति। ठीक है, श्रीपति भी जो है आपके किस में आते हैं, रीतिबद्ध काव्यधारा में आते हैं। मैंने दोस्तों आपको जो है तीनों बताए थे यहाँ पर। ठीक है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, तीनों आपको ध्यान में रखने पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका पूछ लिया जाएगा आपको कि रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कौन कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपके घनानंद हो गए, ठीक है, आलम, बोधा, ठाकुर, ये किस में आते हैं आपके, ये आते हैं रीति मुक्त काव्यधारा में। ठीक है, तीनों आपको ध्यान में रखने दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूषण जो है ये आते हैं रीतिबद्ध काव्यधारा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, कालिदास हजारा की रचना है। ठीक है, आपको बताना है कालिदास हजारा जो है ये किसकी रचना है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, भारतेंदु, घनानंद, चिंतामणि या फिर कालिदास। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। आपको आंसर करना है कालिदास हजारा जो है इसकी रचना किसने की है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कालिदास हजारा जो है ये रचना है दोस्तों, किसकी रचना है, ये कालिदास की रचना है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कालिदास त्रिवेदी याद रखेंगे। ठीक है, कालिदास त्रिवेदी की रचना है दोस्तों ये, कालिदास हजारा। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, सुजान सागर के लेखक हैं। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कई बार करवा रखा है। सुजान सागर दोस्तों इसके लेखक कौन है आपको बताना है, घनानंद, बोधा, ठाकुर या फिर आलम। चलिए आंसर कीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। ध्यान रखेंगे, आपको पूछ लिया जाएगा रीति मुक्त काव्यधारा, मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, रीति मुक्त। ठीक है, रीति मुक्त काव्यधारा के अगर आपको कवि पूछे जाएंगे तो ध्यान रखेंगे रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कौन कौन से हैं। जैसे आपका घनानंद, ठीक है, घनानंद हो गया। ठीक है, घनानंद के साथ साथ याद रखेंगे आलम, और साथ ही साथ याद रखेंगे बोधा और ठाकुर। ठीक है, ये किस में आते हैं आपके रीति मुक्त काव्यधारा की कवि
माने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछा गया है सुजान सागर। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 3 का। मैंने बताया था दोस्तों आपको, राइट आंसर हो जाएगा सुजान सागर के लेखक है घनानंद। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका ई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, घनानंद की रचनाएं दोस्तों आपको याद में रखनी है। ठीक है, कौन कौन सी रचनाएं हैं घनानंद की। ठीक है, विरह लीला है इनकी एक रचना। ठीक है, क्या है, विरह लीला। ठीक है, विरह लीला आपको पूछ लिया जाएगा कि विरह लीला किसकी रचना है, तो रचना है दोस्तों घनानंद की। ठीक है, विरह लीला के साथ साथ मैंने बताया था आपको कोकसार। ठीक है, कोकसार। कोकसार जो है ये किसकी रचना है, ये भी दोस्तों घनानंद की रचना है। ठीक है, साथ ही साथ मैंने बताया था आपको कृपाकंद। ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको कृपाकंद किसकी रचना है। ठीक है, कृपाकंद भी जो है दोस्तों घनानंद की रचना है, कृपाकंद। ठीक है, साथ ही साथ इनकी रचना और कौन कौन सी है बताइए। जैसे आपका वियोग बेली हो गया, इश्क लता हो गया। ठीक है, सारी रचनाएं किसकी हैं, घनानंद की हैं। ठीक है, नोट कर लें इसको। ठीक, जैसे आपका सुजान सागर हो गया, सुजान सागर के साथ नोट रखेंगे दोस्तों। ठीक है, वियोग बेली। ठीक है, सारी रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है, वियोग बेली। ठीक है, वियोग बेली किसकी रचना है, घनानंद की है। ठीक है, वियोग बेली। और साथ ही साथ इश्क लता। ठीक है, इश्क लता, इश्क लता के साथ साथ याद रखेंगे इश्क लता हो गया। और यमुना यस। ठीक है, यमुना यस, यमुना यस किसकी रचना है, ये भी दोस्तों घनानंद की रचना है। ठीक है, प्रीति पावस। ठीक है, सारी रचनाएं ध्यान रखनी है। प्रीति पावस, प्रीति पावस किसकी रचना है, ये भी घनानंद की रचना है, प्रीति पावस। ठीक है, तो आपको ये सारी रचनाएं दोस्तों ध्यान में रखनी है। ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको कोकसार, कोकसार भी जो है ये भी घनानंद की रचना है। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे, संदेश रासक के रचयिता हैं। चलिए, संदेश रासक किसने लिखा है आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, लक्ष्मीधर और हेमचंद्र। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, संदेश रासक किसने लिखा है दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, अब्दुल रहमान। ध्यान रखेंगे, संदेश रासक के रचयिता कौन है, अब्दुल रहमान। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब्दुल रहमान को दोस्तों इनको अपभ्रंश भाषा का कवि माना जाता है। ठीक है, अपभ्रंश भाषा का। ठीक है, अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश भाषा का कवि माना जाता है दोस्तों अब्दुल रहमान को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, संदेश रासक याद रखेंगे किसकी रचना है, अब्दुल रहमान की। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये एक आपका जो है खंड काव्य है। ठीक है, क्या है, खंड काव्य। ठीक है, क्या है कि खंड काव्य है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। चलिए आंसर कीजिए, कौन सा होगा यहाँ पर राइट आंसर, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित हुई है लेकिन प्रकाशित नहीं हुई है। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर करिए, कीर्तिलता हो गया, कीर्ति पताका, पदावली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कीर्ति पताका। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कीर्ति पताका। ध्यान रखेंगे, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है, तो राइट आंसर हो जाएगा कीर्ति पताका। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो है कीर्तिलता और पदावली जो है ये भी जो है दोस्तों रचनाएं किसकी हैं, विद्यापति की हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, आत्मबोध किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने आंसर करना है आत्मबोध। चलिए आंसर कीजिए, किसकी रचना है, जालंधर नाथ की, गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ या फिर इनमें से कोई नहीं।
चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। आत्मबोध नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 का गुरु गोरखनाथ। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखेंगे आत्मबोध नामक ग्रंथ की रचना जो है किसने की? गुरु गोरखनाथ ने। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर पूछ लिया जाए कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, ठीक है, तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक किनको माना जाता है? गुरु गोरखनाथ को माना जाता है दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, गोरखनाथ की दोस्तों अन्य रचनाएं भी आपको ध्यान में रखनी है। गुरु गोरखनाथ की यहाँ पर आत्मबोध आपने याद रखना है, साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है दोस्तों इनकी अन्य जो रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं। इनकी रचना है दोस्तों गुरु महिमा। ठीक है, गुरु महिमा आपको पूछ लिया जाएगा गुरु महिमा जो है किसकी रचना है, तो ये रचना है दोस्तों गुरु गोरखनाथ की। ठीक है, गुरु महिमा हो गया, इंद्रिय निग्रह हो गया, ठीक है, प्राण साधना हो गया, ठीक है, प्राण साधना, ठीक है, प्राण साधना के साथ साथ आपको ध्यान में रखना है और कौन कौन सी रचना है इनकी। वैराग्य नाम की इनकी एक रचना है। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा वैराग्य जो है किसकी रचना है। ठीक है, तो वैराग्य भी रचना किसकी है? गोरखनाथ की है। प्राण साधना, गुरु महिमा, ठीक है, और कौन कौन सी रचना है दोस्तों गुरु गोरखनाथ की? शून्य समाधि भी इनकी एक रचना है। ठीक है, शून्य समाधि, ठीक है, तो ये सारी रचनाएं दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है किसकी हैं। ये सारी रचनाएं हैं दोस्तों गुरु गोरखनाथ की। ठीक है, आपने पढ़ा होगा दोस्तों पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने और गोरखनाथ की जो रचनाएं हैं उनका संकलन किया था गोरखबानी नाम से। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन जो है किस नाम से किया है, आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो किस नाम से किया है? गोरखबानी नाम से किया है। ठीक है, गोरखबानी, ठीक है, गोरखबानी। तो ध्यान रखेंगे आपको पूछा जाएगा कि गोरखबानी नाम से जो है किसने रचनाएं की हैं, तो ध्यान रखेंगे पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किया है किस नाम से? गोरखबानी नाम से किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे दोस्तों। 7 है माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? चलिए आंसर कीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुंदरदास, विद्यापति, सूरदास, रसखान। चलिए 7 का राइट आंसर करना है माधव हम परिणाम निराशा। यह काव्य पंक्ति दोस्तों किस कवि की है? तो 7 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 7 का राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी मैंने आपको अभी बताया था विद्यापति की जो रचनाएं हैं आपने याद रखना है। ठीक है, जैसे आपका कीर्तिलता हो गया। ठीक है, पूछे जाते हैं दोस्तों, आपको ध्यान में रखने कीर्तिलता। कीर्तिलता के साथ साथ आपको याद रखना है कीर्ति पताका। ठीक है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, कीर्ति पताका के साथ साथ आपको याद रखना है दोस्तों पदावली। ठीक है, पदावली को इन्होंने दोस्तों किस भाषा में लिखा था ये पूछा जाता है। तो पदावली को लिखा था दोस्तों इन्होंने मैथिली में। ठीक है, मैथिली में इसको लिखा गया था। ठीक है, पदावली। ये तीनों रचनाएं आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों एक आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्यापति को जो है जातीय कवि किसने कहा था? चलिए आंसर कीजिए, किसने कहा था विद्यापति को जातीय कवि? किसने कहा था? तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था पहले। विद्यापति को जातीय कवि कहा था दोस्तों बच्चन सिंह ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे नाम बच्चन सिंह। ठीक है, बच्चन सिंह ने दोस्तों विद्यापति को क्या कहा था? जातीय कवि कहा था। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है। चलिए आंसर कीजिए, क्या कहा जाता है? डिंगल कहा जाता है, अपभ्रंश कहा जाता है, या फिर अवहट्ट कहा जाता है, या फिर संध्या कहा जाता है? चलिए आंसर कीजिए, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? मैंने आपको बताया था बौद्ध धर्म में जो आपका
वज्रयान है या जिसको हम सहजयान कहते हैं, तो सहजयान शाखा का प्रचार करने वाले सिद्ध कवियों ने दोस्तों किस भाषा शैली का प्रयोग किया था अपनी रचनाओं में? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? संध्या भाषा शैली। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण जो है, मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? तो आपको यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? तो किस रासो काव्य का मूल विषय जो है श्रृंगार रस है, ये आपको आंसर करना है। ऑप्शन देखिए, खुमाण रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का? राइट आंसर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है किस रासो काव्य का विषय जो है श्रृंगार रस है। तो 9 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बीसल देव रासो। ठीक है, क्या हो जाएगा? बीसल देव रासो। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक रासो काव्य है बीसल देव रासो, और इसको किसने लिखा है दोस्तों? आपको ध्यान में रखना है, नरपति नाल। ठीक है, किसने लिखा है? नरपति नाल ने दोस्तों उसको लिखा है बीसल देव रासो। और मूलतः दोस्तों ये एक मुक्तक जो है गे काव्य है। ठीक है, गे काव्य है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, और बीसल देव रासो आपने पढ़ाई है दोस्तों। बीसल देव रासो जो है ये आदिकालीन रासो काव्य परंपरा की श्रृंगारिक रचना है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती एवं राजा बीसल देव तृतीय के विवाह, वियोग तथा पुनर्मिलन की कथा का इसमें वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे, आला खंड का दूसरा नाम है। तो आला खंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो है, बीसलदेव रासो, खुमाण रासो या फिर हम्मीर रासो? चलिए आंसर कीजिए, आला खंड का दूसरा नाम क्या है? तो 10 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? आला खंड का दूसरा नाम है दोस्तों परमाल रासो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप जानती हैं दोस्तों आपका जो आला खंड है या जिसे हम परमाल रासो कहते हैं, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है दोस्तों जगनिक के द्वारा। ठीक है, किसने लिखा है इसको? जगनिक ने लिखा है। ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा आपको। तो इसका दूसरा नाम क्या है? याद रखेंगे, आला खंड का दूसरा नाम है परमाल रासो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और बीसल देव रासो मैंने बताया था अभी ऊपर आपको, बीसल देव रासो जो है ये रचयिता कौन है इसके? नरपति नाल है। ठीक है, और खुमाण रासो की बात करें तो खुमाण रासो के रचयिता हैं दलपति विजय। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे दोस्तों, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है। तो आपको यहाँ पर बताना है परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम। अभी ऊपर हम जिसमें बात कर रहे थे, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? नलह सिंह भट्ट, जगनिक, हेमचंद्र या फिर सारंगधर? बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर? सारंगधर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का? परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम पूछा गया है, तो 11 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जगनिक। ठीक है, अभी ऊपर बताया था मैंने, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको पूछी जाती हैं, जैसे आपका परमाल रासो हो गया जगनिक, उसके बाद आपको पूछा जाएगा बीसल देव रासो। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बीसल देव रासो। ठीक है, इसकी रचना किसने की? बीसल देव रासो की। तो बीसल देव रासो की रचयिता है दोस्तों नरपति नाल। ठीक है, अभी ऊपर बताया, इनको ध्यान में रखेंगे, पूछे जाते हैं नरपति नाल। इसके साथ साथ याद रखेंगे तीसरा आपको याद रखना है खुमाण रासो। ठीक है, खुमाण रासो। तो खुमाण रासो की रचना किसने की? तो खुमाण रासो की रचना की दोस्तों किसने की? दलपति विजय। ठीक है, दलपति विजय। और चौथा याद रखेंगे आपका, चौथा हम्मीर रासो। ठीक है, हम्मीर रासो। ठीक है, ये रासो काव्य हैं दोस्तों, इनके रचयिता पूछे जाते हैं। तो हम्मीर रासो का आपको ध्यान में रखना है सारंगधर। ठीक है, सारंगधर।
ठीक है, सारंगधर। तो ये रासो काव्य आपको ध्यान में रखने हैं। परमाल रासो की रचना किसने की? जगनिक ने की। बीसल देव रासो की रचना नरपति नाल ने की। खुमाण रासो की रचना दलपति विजय ने की। और हमीर रासो की रचना जो है सारंगधर ने की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? ऑप्शन देखिए, सरहपा, स्वयंभू, राजा मुंज या फिर पुष्पदंत। चलिए आंसर कीजिए यहाँ पर 12 का क्या हो जाएगा। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको जो है पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 का? मैंने आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो सो रचनाओं के बारे में बताया था, इनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 12 का? गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो 12 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा राजा मुंज। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजा मुंज को जो है इन्होंने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं, इनकी जो रचनाएं हैं आपको पूछी जाती हैं, तो इनकी रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है। इनकी एक प्रमुख रचना है दोस्तों, उसने कहा था। ये मैंने कई बार आपको बता रखा है। उसने कहा था किसकी रचना है, ये आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, उसने कहा था किसकी रचना है? उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर उनकी रचनाएं जो है याद रखें, सुखमय जीवन भी उनकी एक रचना है। सुखमय जीवन, सुखमय जीवन। ठीक है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? ये भी गुलेरी की रचना है दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ इनकी एक रचना है दोस्तों, बुद्धू का कांटा, बताया था मैंने आपको। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा जो है बुद्धू का कांटा किसकी रचना है? बुद्धू का कांटा। ठीक है, तो बुद्धू का कांटा किसकी रचना है? ये भी दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, हालात कन्हैया किसकी रचना है? चलिए आंसर कीजिए, किसकी रचना है? पूरन भगत, विद्यापति, अमीर खुसरो या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए, हालात कन्हैया किसकी रचना है? आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 13 में। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। हालात कन्हैया जो है ये किसकी रचना है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 का क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो की रचना है दोस्तों ये। हालात कन्हैया ध्यान रखेंगे किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने अमीर खुसरो की रचनाएं आपको सारी बता रखी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जैसे आपका खालिक बारी पूछा जाता है। ठीक है, खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक बारी, तो ये रचना है दोस्तों, इसकी रचना है अमीर खुसरो की रचना है। कई बार इसको पूछा गया है। ठीक है, दो सुखने किसकी रचना है? पूछ लिया जाएगा। दो सुखने, दो सुखने भी जो है रचना किसकी है? अमीर खुसरो की रचना है। ठीक है, दो सुखने। और बाकी इनकी जो पहेलियां हैं दोस्तों, ठीक है, और गजल जो है इन्होंने लिखी थी, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, इनमें कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है मैथिली शरण गुप्त का कौन सा यहाँ पर काव्य ग्रंथ नहीं है, बताना है। जय भारत, विष्णुप्रिया, द्वापर और मानसी। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? चलिए आंसर कीजिए, 14 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर करना है। यहाँ पर देखिए जैसे आपका जय भारत है, तो जय भारत तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, जय भारत, ठीक है, नहीं है पूछा है आपको। ठीक, जय भारत के साथ साथ विष्णुप्रिया भी इनकी रचना है दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त की रचना है विष्णुप्रिया। और बात करें दोस्तों यहाँ पर द्वापर की, तो द्वापर भी जो है दोस्तों ये भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नहीं है पूछा है। तो मानसी जो है दोस्तों ये मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। ठीक है, और मानसी काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है अगर आपको पूछा जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर?
तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर मानसी जो काव्य ग्रंथ है, इसकी ग्रंथ के जो रचयिता हैं दोस्तों आपको पूछ लिया जाएगा। तो मानसी ग्रंथ किसने लिखा है? ये लिखा है दोस्तों राम नरेश त्रिपाठी ने। ठीक, किसने लिखा है? राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी की रचना है दोस्तों मानसी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बाकी जो तीनों रचनाएं हैं, तीनों किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की हैं, विष्णुप्रिया, जय भारत और द्वापर। ठीक है, और राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं आपको मैंने बताया था। ठीक है, जैसे उनकी रचनाओं की बात करें तो राम नरेश त्रिपाठी की रचना थी दोस्तों, कौन सी रचना इनकी थी? जैसे आपका ग्रंथ मिलन हो गया, पथिक इनकी रचना थी दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पथिक, पथिक किसकी रचना है? तो राम नरेश त्रिपाठी की रचना है दोस्तों पथिक। ठीक है, स्वप्न इनकी एक रचना है दोस्तों, स्वप्न। ठीक है, स्वप्न। ठीक है, स्वप्न के साथ साथ ग्रंथ मिलन भी इनकी एक रचना है, ग्रंथ मिलन। ठीक है, ग्रंथ मिलन, मिलन। ठीक है, ग्रंथ मिलन भी किसकी रचना है? ये भी राम नरेश त्रिपाठी की है। तो ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर तीन जो है, यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं, जय भारत, विष्णुप्रिया, द्वापर। और बाकी जो यहाँ पर मैंने बताया आपको, राम नरेश त्रिपाठी की रचना याद रखेंगे, मानसी, ग्रंथ मिलन, पथिक और स्वप्न। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो यह किस कवि ने कहा है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15 में। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो ये किस कवि ने कहा है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हरिऔध। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर? दोस्तों पंक्तियां जो हैं पूछी जाती हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, पंक्तियां जो है आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का? 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों ये हैं मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर आपको पूछा जाए, कमेंट करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का, आपको पूछा जाए कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं, कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है पंक्तियाँ किसकी हैं। ठीक है, किसकी पंक्तियाँ हैं? दिवस, दिवस का अवसान समीप। ठीक है, दिवस का अवसान समीप, समीप था। ठीक है, गगन था कुछ लोहित हो चला, गगन था कुछ लोहित हो चला, लोहित हो चला। आपको बताना है ये पंक्तियां जो हैं दोस्तों किसने कही हैं। मैंने आपको जो है यहाँ पर ये लाइंस बता दी, पंक्तियां बता दी, आपको आंसर करना है। मैं बता देता हूँ ऑप्शन, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इनमें से किसकी दोस्तों ये पंक्तियां हैं? दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। चलो इसका जो है कमेंट करेंगे दोस्तों कि ये पंक्तियां जो हैं किसने लिखी हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई थी कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए। ऑप्शन देखिए, गुरुकुल, साकेत, रंग में भंग, पंचवटी। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 का? ये जो सभी रचनाएं हैं दोस्तों किसकी रचनाएं हैं? मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। ठीक है, साकेत हो गया, रंग में भंग, पंचवटी और गुरुकुल। तो यहाँ पर आपको बताना है किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई हुई है कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 का, क्या हो जाएगा? साकेत। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये सारी जो रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। ठीक है, साकेत हो गया, गुरुकुल, रंगमभंग, पंचवटी। ठीक है, साकेत प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए। और बाकी आप साकेत हो गया, गुरुकुल, पंचवटी, रंगमभंग, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की हैं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर करेंगे। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का
प्रवर्तक जो है किसे माना जाता है? चलिए ऑप्शन यहाँ पर देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए आंसर कीजिए। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर 17 का राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करेंगे, एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है? चलिए आंसर कीजिए। एकांतवासी योगी किसकी रचना है आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, श्रीधर पाठक, हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 18 का एकांतवासी योगी की रचयिता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक। ठीक है, एकांतवासी योगी जो है किसकी रचना है? तो ये है श्रीधर पाठक की रचना है दोस्तों। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये दोस्तों किसका अनुवाद है पूछा जाता है। ठीक है, द गोल्डस्मिथ की जो कृति है दोस्तों हर्मिट, ये हर्मिट का अनुवाद है एकांतवासी योगी। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा ये किसका अनुवाद है? हर्मिट। हर्मिट रचना किसकी है? ध्यान रखेंगे, हर्मिट जो रचना है, ये रचना है दोस्तों किसकी है? गोल्डस्मिथ की। ठीक है, गोल्डस्मिथ की रचना है हर्मिट। ठीक है, स्मिथ। और इसका जो हिंदी अनुवाद है दोस्तों, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, इसका जो अनुवाद है, ठीक है, वो है आपका क्या है? एकांतवासी योगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, श्रीधर पाठक ने इसकी रचना जो है ख्याल शैली में की थी। ठीक है, किस में की थी इसकी रचना? ख्याल शैली। ठीक है, ख्याल। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक अनुवाद है दोस्तों हर्मिट का, ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जाएगा आपको। और किस शैली में इसको श्रीधर पाठक ने लिखा है? तो ख्याल शैली में इसको लिखा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों श्रीधर पाठक की रचनाएं जो हैं आपको पूछी जाएंगी। तो यहाँ पर श्रीधर पाठक की रचनाएं मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में पहले बताई भी हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपका एकांतवासी योगी हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो है इनकी अनुदित और मौलिक जो है दोस्तों रचनाएं पूछी जाती हैं। तो जैसे आपका एकांतवासी योगी हो गया। ठीक है, और ऋतु संहार। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऋतु संहार जो है ये किसकी रचना है आपको पूछ लिया जाएगा। ये रचना है दोस्तों श्रीधर पाठक की। ठीक है, ऋतु संहार हो गया। उजड़ ग्राम भी इनकी रचना है। ठीक है, कौन सी है? उजड़, उजड़ ग्राम। ठीक है, उजड़ ग्राम किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की है। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों इनकी एक मौलिक रचना है दोस्तों देहरादून। ठीक है, पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, देहरादून जो है ये किसकी रचना है? देहरादून श्रीधर पाठक की रचना है दोस्तों, ये इनकी मौलिक रचना है। ठीक है, देहरादून हो गया। और साथ ही साथ भारत गीत। ठीक है, सारे आपको ध्यान में रखने, भारत गीत। ठीक है, भारत गीत भी जो है इनका किस प्रकार की रचना है? भारत गीत। तो ये भी इनकी मौलिक रचना है, भारत गीत। भारत गीत के साथ साथ याद रखेंगे धन विजय। ठीक है, धन, धन विजय जो है किसकी रचना है? धन विजय भी जो है श्रीधर पाठक की रचना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इनकी जो मौलिक और जो इनके अनुदित जो रचनाएं हैं आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, एकांतवासी योगी हो गया, उजड़ ग्राम हो गया, ऋतु संहार हो गया। ठीक है, ये इनकी किस किस प्रकार की रचनाएं हैं? अनुदित रचनाएं हैं। मौलिक रचनाएं कौन कौन सी हैं? देहरादून हो गया, भारत गीत, धन विजय, और यहाँ पर याद रखेंगे वनाष्टक भी इनकी एक रचना है मौलिक। तो आपको ये सारी रचनाएं दोस्तों ध्यान में रखनी है श्रीधर पाठक की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे दोस्तों, द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था। तो 19 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? कानपुर। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 का। ठीक है, द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र कानपुर था। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दोस्तों गद्य और पद्य दोनों में
खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा की जो प्राथमिकता देने की जो है इन्होंने वकालत की थी दोस्तों। ठीक है, और साथ ही साथ द्विवेदी जी के काव्य संग्रह आप जानती हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के काव्य, इनने कौन कौन से काव्य संग्रह लिखे, जैसे आपका काव्य मंजूषा हो गया। ठीक है, पूछा जाता है काव्य मंजूषा। ठीक है, काव्य मंजूषा किसकी रचना है, तो ये दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है, सुमन हो गया। ठीक है, सुमन रचना है इनकी। ठीक है, सुमन हो गया। सुमन के साथ साथ इनकी रचना है दोस्तों कौन सी है, देवी स्तुति स्तक भी है। ठीक है, देवी स्तुति स्तक किसकी रचना है, आपको पूछ लिया जाएगा। तो ये रचना भी जो है किसकी रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक है, आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, काव्य मंजूषा हो गया, सुमन, देवी स्तुति स्तक। ठीक है, और कौन कौन सी रचनाएं हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की, सारे मैंने आपको बता रखी। ठीक है, कान्य कुब्ज अबला विलाप भी इनकी एक रचना है। कौन सी है, कान्य कुब्ज अबला विलाप। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं ध्यान में रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी। चलिए आंसर कीजिए। कवि सम्राट की जो उपाधि है ये किसको दी गई थी, राम नरेश त्रिपाठी, बद्री नारायण प्रेमगन, श्रीधर पाठक, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध। क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 का राइट आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध। ठीक है, कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी, तो ये हरिऔंध को दी गई थी दोस्तों कवि सम्राट की उपाधि। ठीक है, और ये उपाधि दोस्तों किसने दी ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कवि सम्राट की उपाधि जो है हरिऔंध को किसने दी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। ठीक है, डॉक्टर गणपति चंद्र। ठीक है, गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध को जो है कवि सम्राट की उपाधि किसने दी, तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने दी दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हरिऔंध की आपने देखा होगा दोस्तों, हरिऔंध की रचना आप सभी ने पढ़ी होगी, प्रिय प्रवास। ठीक है, कौन सी रचना है इनकी, प्रिय प्रवास। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रिय प्रवास आप सभी जानते हैं, प्रिय प्रवास जो है ये खड़ी बोली हिंदी का, इसको क्या माना जाता है, प्रथम महाकाव्य माना जाता है इसको। ठीक है, प्रथम महाकाव्य। ठीक है, किसका माना जाता है प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली हिंदी का। ठीक है, यहाँ पर लिख देखता हूँ, खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी का। ठीक है, प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है, प्रिय प्रवास को माना जाता है। प्रिय प्रवास किसने लिखा है दोस्तों, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट तथा डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया है। ऑप्शन देखिए, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, या फिर श्रीधर पाठक। चलिए आंसर कीजिए, यहाँ पर 21 में क्या हो जाएगा, गोल्ड स्मिथ ने लिखा है दोस्तों हर्मिट। ठीक है, मैंने बताया था अभी ऊपर आपको, हर्मिट तथा डेजर्टेड विलेज का अनुवाद जो है किसने किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा 21 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, श्रीधर पाठक। ठीक है, मैंने बताया था आपको किसने जो है हर्मिट का अनुवाद किया था। ठीक है, और डेजर्टेड विलेज। ठीक, तो इसको आपने ध्यान में रखना है, आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक, याद रखेंगे। गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट तथा डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया है। हर्मिट का किस नाम से इन्होंने हर्मिट का अनुवाद किया है, बताया था अभी मैंने ऊपर आपको, एकांतवासी योगी। ठीक है, एकांतवासी योगी। और डेजर्टेड विलेज आप जानती हैं, डेजर्टेड विलेज का अनुवाद किया था इन्होंने उजड़ ग्राम नाम से। ठीक है, किस नाम से किया था, उजड़ ग्राम। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, ये दोनों जो है
अनुवाद किसने किए हैं? श्रीधर पाठक ने किए हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेंगे, हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर? 22 का राइट आंसर करना आपने। हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया है? ऑप्शन देखिए, जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, रामकृष्ण दास या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पूछा गया है। ठीक है, स्वच्छंदता का मतलब होता है दोस्तों अपनी मर्जी से कार्य करना। स्व मतलब स्वयं, छंद मतलब क्या हो जाएगा? इच्छा। ठीक है, यहाँ पर स्व मीन्स क्या हो जाएगा? स्वयं। ठीक है, और छंद का मतलब क्या हो जाएगा? छंद का मतलब हो जाएगा यहाँ पर इच्छा से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, स्वच्छंदता का मतलब क्या हो जाएगा? स्वच्छंदता का मतलब होता है अपनी मर्जी से कार्य करना। ठीक है, अपनी स्वेच्छा से कार्य करना, अपनी इच्छा से कार्य करना। ठीक, तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? मुकुटधर पांडे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन जो है बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है मुकुटधर पांडे ने किया है दोस्तों। ठीक है, इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया था, आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करेंगे दोस्तों। 23 है, किस साहित्यकार ने राष्ट्र मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर जो है इसकी वंदना की है? ऑप्शन देखिए, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर या फिर हरिओं। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? किस साहित्यकार ने राष्ट्र यानी कि मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की जो है कहकर इसकी वंदना की है? तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त को दोस्तों याद रखेंगे, इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो है ये इनने जो अपनी मातृभूमि को जो है सगुण मूर्ति सर्वेश कहकर जो है इसकी वंदना की थी। ध्यान रखिए, मैथिली शरण गुप्त, इनकी रचनाएं मैंने अभी ऊपर बताई थी आपको, सारी रचनाएं आपको ध्यान में इनकी रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 आंसर करेंगे, घनानंद की रचना नहीं है। चलिए आंसर कीजिए, कौन सी रचना यहाँ पर घनानंद की नहीं है? ऑप्शन देखिए, सुजान सार, विरह लीला, साहित्य सार, कोक सार। क्या हो जाएगा राइट आंसर 24 में? सारी रचनाएं मैंने आपको घनानंद की बता रखी हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी रचना यहाँ पर घनानंद की नहीं है पूछा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 24 का राइट आंसर? देखिए, सुजान सार जो है ये घनानंद की रचना है, ध्यान रखेंगे। विरह लीला भी जो है ये घनानंद की रचना है, विरह लीला। और साथ ही साथ कोक सार अभी ऊपर बताया था, कोक सार भी घनानंद की रचना है। तो यहाँ पर साहित्य सार जो है ये रचना घनानंद की नहीं है। ठीक है, ये साहित्य सार जो रचना है दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ये साहित्य सार जो रचना है ये किसकी है? मतीराम की रचना है। ठीक है, मतीराम। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मतीराम की रचना कौन सी है? साहित्य सार। बाकी तीनों रचनाएं जो हैं घनानंद की हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर मतीराम और घनानंद इनकी रचनाएं दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए एक बात देख लेते हैं घनानंद की रचनाएं और मतीराम की। ठीक है, घनानंद की रचनाएं तो मैंने आपको सारी बता रखी है। ठीक है, सुजान सार हो गया, विरह लीला, कोक सार, और कौन कौन सी रचना है घनानंद की? ठीक है, इश्क लता। ठीक है, इश्क लता किसकी रचना है? इश्क लता, तो ये रचना है घनानंद की, इश्क लता हो गया, विरह लीला हो गया, वियोग वेली बताया था अभी। ठीक है, वियोग वियोग वेली। ठीक है, वियोग वेली किसकी रचना है? तो वियोग वेली भी जो है आपका घनानंद की रचना है, वियोग वेली। कोक सार बताया मैंने, कृपाकंद बताया था। ठीक है, कृपाकंद पूछ लिया जाएगा आपको। प्रत्येक रचना दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कोई भी रचना आपको पूछ ली जाएगी। ठीक है, कृपाकंद हो गया, कृपाकंद के साथ साथ यमुना कस बताया था मैंने आपको, यमुना
यमुना यस। यमुना यस किसकी रचना है? ये भी दोस्तों घनानंद की रचना है। ठीक है, सारी रचनाएं दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है। सारी रचनाएं किसकी हैं? ये घनानंद की रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए एक बार आप जो है मतीराम की रचनाओं पर एक बार देख लेते हैं। मतीराम की रचनाएं कौन कौन सी हैं? मतीराम आपने पढ़ी होंगी सारी रचनाएं मतीराम की। साहित्य सार इनकी रचना है। साहित्य सार के साथ साथ फूल मंजरी, ध्यान रखेंगे पूछा जाता है, फूल मंजरी जो है ये किसकी रचना है? तो फूल मंजरी जो है ये मतीराम की रचना है, फूल मंजरी, ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ इनकी रचना है दोस्तों रसराज। ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको रसराज किसकी रचना है। ठीक है, तो रसराज भी जो है मतीराम की रचना है, रसराज। एक आपने पढ़ा होगा ललित ललाम, पढ़ा है ललित ललाम। ललित ललाम किसकी रचना है? ललित ललाम, तो ये भी दोस्तों मतीराम की रचना है, ललित ललाम। ठीक है, और साथ ही साथ इनकी रचना है दोस्तों अलंकार पंचाशिका। ठीक है, पूछा जाएगा आपको अलंकार, अलंकार पंचाशिका। ठीक है, ध्यान रखेंगे अलंकार पंचाशिका रचना किसकी है? ये भी दोस्तों मतीराम की रचना है। वृत्त कौमुदी इनकी रचना है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है। ठीक है, वृत्त कौमुदी। ठीक है, वृत्त कौमुदी, एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कौमुदी, वृत्त कौमुदी किसकी रचना है? ये भी मतीराम की रचना है। ठीक है, सारी रचनाएं दोस्तों मतीराम की हैं, आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। इसका आंसर करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की है? चलिए आंसर कीजिए, यहाँ पर कौन सी रचना सेनापति की है? रसराज, कवित्त रत्नाकर, राम रसायन या फिर भाव विलास। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 का राइट आंसर? सेनापति की रचना बताना है, इसमें कौन सी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का? 25 का राइट आंसर हो जाएगा कवित्त रत्नाकर। ठीक है, कवित्त रत्नाकर जो है ये किसकी रचना है दोस्तों? सेनापति की रचना है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। 26 में एक मिनट, 26 नंबर, चलिए आंसर कीजिए। काव्य रसायन की रचयिता कौन है? आपको आंसर करना है। 26 में काव्य रसायन किसने लिखा है इसको? देव बिहारी, केशवदास, मतीराम। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 26 में? चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 26 का? काव्य रसायन की रचयिता कौन है? तो काव्य रसायन किसने लिखा है दोस्तों? इसको लिखा है दोस्तों, किसने लिखा है? रीतिकाल के प्रमुख कवि रहे हैं देव। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। 27 का आंसर करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भूषण की रचना नहीं है? चलिए आंसर कीजिए, यहाँ पर कौन सी रचना भूषण की रचना नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, शिवा बावनी, रतन बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक। चलिए आंसर कीजिए, अभी मैंने ऊपर बताए थे आपको भूषण की रचनाएं जो हैं, और पहले भी प्रैक्टिस सेटों में दोस्तों आपको मैंने डिटेल में जो है इनकी जो है रचनाएं बताई हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 में? भूषण की रचना कौन सी नहीं है इसमें से? देखिए दोस्तों, यहाँ पर शिवा बावनी जो है मैंने बताया था, शिवा बावनी ये भूषण की रचना है। ठीक है, शिवराज भूषण भी भूषण की रचना है। ठीक है, छत्रसाल दशक भी जो है ये भी भूषण की रचना है। ठीक है, और याद रखेंगे कौन सी रचना इनकी रही नहीं है? रतन बावनी। ठीक है, ध्यान रखेंगे रतन बावनी जो है ये दोस्तों किसकी रचना है आपको याद रखना है? ये रचना है दोस्तों केशवदास की। ठीक है, किसकी रचना है? केशवदास की। बाकी तीनों रचनाएं किसकी हैं? तीनों रचनाएं भूषण की हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। 28 का आंसर करेंगे। 28 है दोस्तों, जग की कविताई के धोखे रहे, हया प्रबिननी की मति जात सकी, जात जकी। तो ये पंक्तियां दोस्तों किसकी हैं आपको बताना है। सोमनाथ, घनानंद, रसखान, ब्रजनाथ। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर 28 का राइट आंसर करना है। जग की कविताई के धोखे रहे, हया प्रवीणनी की
मति जात जकी। तो किसकी पंक्तियां हैं? 28 में राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये पंक्तियां हैं दोस्तों घनानंद की। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए 29 है दोस्तों, रीतिकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा है। ऑप्शन देखिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पद्म सिंह शर्मा, नगेंद्र या फिर महेंद्र कुमार। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बिहारी की कविता को किसने जो है शक्कर की रोटी कहा है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? पद्म सिंह शर्मा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करेंगे और आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता किसने कहा है? ये कई बार मैंने आपको बता दिया है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 30 का? प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता किसने कहा है? तो ये कहा है दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।